पाकिस्तानी एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। खैबर के मर्दान में क्रैश हुआ है ट्रेनी विमान। सड़क पर विमान क्रैश हुआ जिसका वीडियो भी आया है। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये विमान क्रैश हुआ कैसे है। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो भी इसका सामने आया है। अचानक से विमान सड़क पर क्रैश हुआ जिसके बाद विमान में आग लग गई। भीषण आग लगी और धुएं का गुबार भी उठा है। हादसे में दोनों पायलट की मौत की खबर है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, इस हादसे के बाद लोग मौके पर पहुंचे और जब ये हादसा हुआ उस दौरान सड़क से कुछ लोग गुजर भी रहे थे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अब ये हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां लोगों की भीड़ एकत्रित दिखाई दे रही है। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर अचानक से विमान क्रैश हो गया जिसका वीडियो पहले आप देख रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की भीड़ जमा दिखाई दे रही है। ये हादसा इतना भीषण है कि इस हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे हुआ है। मिनट में आग के गोले में तब्दील हो गया ये विमान। तो आज पहली उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू। पहली उड़ान नोएडा से लखनऊ की थी। इस फ्लाइट से जेवर के 172 किसान लखनऊ पहुंचे हैं जहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। तो नोएडा से लखनऊ की आज पहली उड़ान और इससे पहले आप तस्वीरें भी देख रहे थे जब केंद्रीय विमानन मंत्री पहुंचे थे एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नोएडा के ये किसान मिलेंगे। ये वही किसान हैं 172 किसान जो लखनऊ पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। इन्होंने अपनी जमीन भी दी है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ ये किसान पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। पहली उड़ान की शुरुआत, इससे सुविधा भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और लाखों, इस क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। तो नोएडा के किसान जब लखनऊ पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे बातचीत की है। पहले वो सुनिए। जेवर एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ में लैंड हो चुकी है और इसमें 172 किसान जो है वो सवारी कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग पहली बार फ्लाइट की सवारी कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ये वो किसानों का जत्था है जो कि पहुंचा है। आप लोग जेवर से यहाँ पहुंचे हैं? यस, पहली बार जी पहली बार। कभी उम्मीद थी कि इस तरह से आपको सरकार से मिलवाने के लिए सीधे जेवर तो नहीं जी, पर मालिक को हुक्म मोदी जी को आज धन्यवाद करते हैं कि जो वहाँ जेवर क्षेत्र में यूँ बनो तो बढ़ो। पहले कभी पर बन अनुमति तो यहीं मोदी योगी के राज में मिली है, नहीं वहाँ कुछ भी ना हो है जी। ठीक करो, बढ़िया करो और ज़्यादा विकास करें, हम तो उम्मीद ये लगा रहे। बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगे, आपको आज ये यात्रा करने का मौका मिला, सरकार अपने पास आपको मुलाकात करने के लिए बुला रही है, क्या मुद्दे रहे? हमारे माननीय मुख्य की बहुत बहुत धन्यवाद। हम एयरपोर्ट में उन्हें जहाज में हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठा दिए। वो हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एशिया का सबसे बड़ा, बहुत अच्छे सुविधा कर दिए, बहुत अच्छे रोजगार दे दिए, बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो हवाई चप्पल की बात प्रधानमंत्री मोदी करते थे कि हवाई चप्पल में रहने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा। देखिए, चप्पल में आज इन्होंने ये हवाई यात्रा की है, तो एक तरीके से वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल आज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और थोड़ी देर बाद हम मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आएंगी। 172 किसानों में महिलाएं भी हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, तमाम और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं और ये देखिए, तमाम महिलाएं हैं जो कि आज सफ़र करके और यहाँ पर पहुँची हैं। ये तस्वीरें भी आप दिखाइए कि इन महिलाओं को भी यहाँ पर इस हवाई यात्रा को करने का जो है वो अवसर मिला है। हम बातचीत भी करेंगे। कैसी यात्रा रही? पहली यात्रा थी? हाँ, पहली रही, अच्छी रही। अच्छा, क्या नाम है? पूनम। पहली बार यात्रा? हाँ, पहली बार। अम्मा क्या नाम है? राजवती। तो ये हवाई यात्रा पहली बार थी? पहली बार। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। डर भी लग रहा था ना, आप
कभी सोचा था कि इस तरीके से हवाई जहाज से उड़ के ना आएंगे? भाई कभी ना सोचा बहुत अच्छा लगा बहुत बात आए हाँ अच्छा ये बताइए, आप लोग की जमीनें गई थी एयरपोर्ट? हाँ अच्छा, वहीं के तो हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बहुत बढ़िया करो है योगी जी ने। तमाम ये जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये तमाम आज इस फ्लाइट में, यानी पहली कमर्शियल फ्लाइट जो जेवर एयरपोर्ट से उड़कर और लखनऊ पहुंची है, लखनऊ में लैंड की है, उसमें जो आज 172 यात्री थे, ये वो आम लोग थे, ये वो किसान तबका था जिनकी ज़मीनें जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के समय जब लैंड एक्वायर हो रहा था तो उसमें गई थी। उसमें वो तमाम ऐसे किसान थे जिन्हें विस्थापित होना पड़ा था, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और ज़्यादातर लोग ऐसे थे, ये तमाम जो महिलाएं थी वो ऐसी थी जिन्होंने कभी भी हवाई यात्रा नहीं देखी थी। और अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो किसानों से बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं अभिजीत, किसानों की मुलाकात भी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थोड़ी देर बाद। कितना वक्त बताया जा रहा है, कितनी खास ये मुलाकात होने वाली है? ये बताता है कि हमारे किसानों का कितना सम्मान देश में किया जाता है। और साथ ही जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इससे तो अब वरदान भी मिलने जा रहा है, पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए सुविधा बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के लिए भी एक बड़ी सौगात है ये। और एक आज से चूंकि कमर्शियल फ्लाइट के ऑपरेशंस भी शुरू हो गए तो बड़ी सुविधा के रूप में इसको देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन आज विशेष ये ऐसे हो गया कि 172 किसानों को सबसे पहली फ्लाइट से जब जेवर से लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लेकर आया गया। और इस वक्त 5KD मार्ग यानी कि जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर किसान पहुंच चुके हैं। और जैसे कि जानकारी अंदर से सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने अब आ गई हैं कि मुख्यमंत्री से ये मुलाकात जो उनकी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम किसानों को संबोधित करेंगे, उनसे खुद भी निजी तौर पर भी सबसे मुलाकात होगी, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग किसान जो हैं ज़्यादातर उसमें वो लोग शामिल हैं। और इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि पहली बार आज उनकी ये पहली हवाई यात्रा थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए भी एक सरप्राइज़ के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक हफ्ते पहले ही उन्हें ये जानकारी मिली कि उनको फ्लाइट से लेकर जाया जाएगा लखनऊ और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। तो ये कार्यक्रम जो है अब शुरुआत हो चुकी है इसकी लखनऊ में और मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस वक्त ये मुलाकात चल रही है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी प्रगति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और सियासी खबर की करते हैं। एसपी सांसद जावेद अली खान का बयान सामने आया है। बहुसंख्यक आवाम जहर हो गया है, ये बयान दिया गया है जावेद अली खान की तरफ से। कहा गया है बीजेपी ने जहर फैलाया है, बहुसंख्यक आवाम अब जहर निगलने लगा है। धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूटा है। जहां अल्पसंख्यक कम, वहां कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। बढ़ते आगे और यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन के लिए तैयार है। गठबंधन में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के। और ये बड़ी बात उन्होंने चुनाव से पहले कही है। बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के इस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम हमारी कोशिश जारी है। इधर राम मंदिर दान गड़बड़ी का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। राम मंदिर दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दान विवाद की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। राम मंदिर दान विवाद मामले में FIR की भी मांग की गई है। मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये मांग उठाई गई है। दरअसल राम मंदिर दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, एक तरफ तो एसआईटी की टीम का गठन किया गया जिसे 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, और बड़ी खबर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये मांग उठाई गई है। बिल्कुल प्रगति, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन भेजी गई है और ये लेटर पिटीशन वकील अनूप अवस्थी ने भेजी है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस लेटर पिटीशन पर संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, क्योंकि इस मामले में शासन की ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है जो लगभग अपनी जांच शुरू कर चुकी है और वो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंपेगी। तो इस मामले में अब पूरा प्रोरोगेटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पाले में है। अगर वो इस लेटर पिटीशन पर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में फैसला दिया था और 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया था उसके बाद मंदिर बना और अभी कुछ साल ही हुए हैं मंदिर बने हुए, और उसमें दान में जो घोटाले की खबर सामने आई है उसका इम्पैक्ट किस तरह का है ये लोग अपना विरोध जाहिर करके स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लेटर पिटीशन कितनी प्रभावी होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। इस लेटर पिटीशन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, साथ ही कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की गई है। प्रगति, तो देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस मामले पर यानी कि लेटर पिटीशन पर संज्ञान लेते हैं और या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो फिर ये मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ेगा। जी प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मंदिर दान विवाद की एसआईटी जांच होगी और आज मंदिर परिसर पहुंचेंगी एसआईटी की टीम। मंदिर परिसर जाएगी एसआईटी की टीम। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। वित्तीय प्रक्रिया की जांच एसआईटी करेगी। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही जा रही है। एसआईटी को जिम्मा दिया गया है। इधर एसआईटी जांच को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने क्या कहा, सुनिए। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो दान में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाए। बीजेपी पर वो हमलावर हैं। उन्होंने एसआईटी जांच साधु संतों का अपमान है, ये भी बताया। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। बढ़ते आगे, अब बात अभिषेक बनर्जी की करते हैं। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ का मामला। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ जारी है। कोलकाता में ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। कल हस्ताक्षर घोटाले में सीआईडी ने पूछताछ की थी और कल भी पूछताछ होनी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से सवाल। ये तस्वीरें देखिए। अब 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये तस्वीर आज की है, पहली ईडी की पूछताछ, और दूसरी कल की तस्वीर है जहां सीआईडी ने पूछताछ की। कल हस्ताक्षर घोटाले में सवाल जवाब, आज शिक्षक घोटाले को लेकर सवाल कर रही है ईडी की टीम। लगातार उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, कल सीआईडी की टीम ने पूछताछ की थी। अभिषेक बनर्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल फर्जी साइन मामले में सीआईडी के सामने गए, आज शिक्षक भर्ती मामले में ईडी के सामने पेश, और कल भी पूछताछ होगी, ये खबर मिल रही है। सीडी की टीम के सामने उनकी
बातचीत उनसे पूछताछ की जा सकती है, ये खबर मिल रही है। लेकिन अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। लगातार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अलग अलग मामलों में उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, कल जाली हस्ताक्षर मामले में उनसे सीआईडी की टीम ने पूछताछ की, आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और कल भी सीआईडी की टीम भड़काऊ विवाद भाषण को लेकर पूछताछ करने वाली है। कुल मिलाकर उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नए केस में उनसे पूछताछ की जा रही है और आज जब मामले में 3 मामले पेश होना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामला 2022 का है और इसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और इसी मामले में दफ्तर में वो पहुंचे हैं। करीब 11 बजे वो पहुंचे हैं और तब से उनकी पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी अभी मिली है जिसमें प्राथमिक शिक्षा घोटाला है, उसके मनी ट्रेल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड और जो लाभार्थी थे उन भूमिका और उनसे जी चलिए, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह है, कल हस्ताक्षर घोटाले में पूछताछ हुई थी, आज भी ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी मानव विकास जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के समावेशी विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा और नई गति मिली है। जल, स्वच्छता, आवास, बैंकिंग और आजीविका से जुड़ी योजनाएं करोड़ों माताओं बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई है। आज हमारी बहनें आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगातार 12 साल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का कीर्तिमान बनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की निरंतर 12 वर्षों तक सेवा करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार, क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड और आरोधन हेल्थ सिटी के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये मेडिसिटी महाराष्ट्र सरकार की एक ऐसी परिकल्पना है जहां रोगी सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा को एकीकृत रूप से एक ही परिसर में लाने वाला विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत हील इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है और जल्द ही हकीकत के रूप में सामने आएगी। क्लीवलैंड क्लिनिक इस परियोजना के एंकर इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा। इसमें लगभग 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा और 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इस मेडिसिटी का विकास नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लगभग 250 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के किसानों से अपील की है कि वे बुवाई में सावधानी बरतें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 15 जून तक राज्य भर में मॉनसून के पहुंचने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एल नीनो का प्रभाव है और औसत बारिश 92% रहने का अनुमान है। सरकार का प्रयास ये है कि किसानों पर दोबारा बुवाई का संकट न आए और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नंदनवन आवास पर स्कॉच ग्रुप की ओर से प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य में लागू किए गए शासन आपल्यादारी अभियान को वर्ष 2024 के लिए ये प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार घोषित किया गया था।
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये पुरस्कार सभी सहयोगियों और अधिकारियों के प्रयासों का परिणाम है। बारामती एसटी बस स्टैंड के स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान पर आने पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बस स्टैंड का दौरा किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के प्रयासों से बारामती बस स्टैंड को 10 नई बसें उपलब्ध कराई गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने यात्रियों की समस्याएं जानने के लिए एसटी बस में यात्रा भी की। उन्होंने एसटी महामंडल को निर्देश दिए कि बस स्टैंड की स्वच्छता के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों द्वारा बाल भारती के कक्षा 1 से 6 तक के नए पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अनावरण किया गया। नए पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को अधिक आनंददायी, प्रयोगशील और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अनुभव मिलेगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। ये प्रतिमा शिवाजी महाराज के नेतृत्व, शौर्य और विरासत को समर्पित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में धारावी पुनर्विकास परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि धारावी का पुनर्विकास सिंगापुर और हांगकांग की आधुनिक आवासीय परियोजनाओं की तर्ज पर किया जाना चाहिए। समाज सेवक अन्ना हजारे के रालेगढ़ सिद्धि स्थित विकास कार्यों से प्रेरित होकर सेना ने गांव को एक अनोखा उपहार दिया है। 1965 और 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया T-55 टैंक रालेगढ़ सिद्धि गांव को भेंट स्वरूप दिया गया है।